हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। क्योंकि गाइस सच में इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हुई है जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। तो वो क्या है ये सब जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते ही कि शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस सबसे पहले शो की शुरुआत हमें जंगल बॉय और मैट हार्डी के बीच में एक 1-on-1 मैच होती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो को ओपन करने के लिए काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर जंगल बॉय मैट हार्डी जैसे वेटरन के सामने काफी अच्छी तरीके से रसल कर रहे थे और मैट हार्डी भी जंगल बॉय जैसे यंगस्टार के सामने टिक पा रहे थे, जिस वजह से ये मैच देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। और इस मैच के अंदर ईथन पेज बार बार इस मैच में इंटरफेयर कर देते, जो चीज एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर काफी इरिटेटिंग हो रही थी। और यही देखकर ईथन पेज को इस मैच के अंदर इंटरफेरेंस करने से रोकने के लिए यहाँ पर हुक आ गए और ईथन पेज हुक के ऊपर अटैक करने के लिए गए और मैट हार्डी भी यहाँ पर ईथन पेज की मदद करने के लिए आए और मैट हार्डी ने हुक को पकड़ लिया, पर एक्सीडेंटली ईथन पेज ने मैट हार्डी पर ही अटैक कर दिया और हुक ईथन पेज को यहाँ पर मारते मारते बैकस्टेज ले गए और इस चीज का फायदा उठाकर मैट हार्डी को रिंग के अंदर ले जाकर उन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर जंगल बॉय ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो जंगल बॉय के लिए काफी बढ़िया मैच रहा है और सैमी गवेरा और डार्बी अलिन भी बैकस्टेज से इस मैच के ऊपर नजर बनाए रखे हुए थे। पर जंगल बॉय के मैच जीतते ही यहाँ पर MJF आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF जब लास्ट वीक घर पर बैठे थे तब MJF ने जंगल बॉय के बारे में बहुत सोचा और MJF ने सोचा कि जंगल बॉय ने जो कहा है क्या वो सच है कि डबल और नथिंग 2020 पर MJF और जंगल बॉय का मैच होने के बाद MJF को अपनी लाइफ के अंदर हर कुछ चीज मिली है और क्या जंगल बॉय को हर एक चीज पाने के लिए मेहनत करनी पड़ी है। और इस पर काफी सोचने के बाद MJF को ये पता चला है कि MJF ने भी अपनी लाइफ के अंदर हर एक चीज कमाने के लिए मेहनत की है, जो कि जंगल बॉय ने भी की है, लेकिन MJF की मेहनत थोड़ी फार तगड़ी थी, इसीलिए आज MJF वर्ल्ड चैंपियन है और जंगल बॉय नहीं। और रियलिटी तो ये है कि एक टाइम के लिए जंगल बॉय के खिलाफ मैच रसल करने के बाद MJF को लग रहा था कि जंगल बॉय वही सुपरस्टार है जिनके खिलाफ MJF की बहुत ही बढ़िया राइवलरी चल सकती है। पर क्या जंगल बॉय को याद है कि MJF ने उनका वो मैच खत्म होने के बाद जंगल बॉय से क्या कहा था, जो बातें MJF ने जंगल बॉय से कही। और जंगल बॉय ने यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए कहा कि जंगल बॉय को पता है कि MJF ने जंगल बॉय से क्या कहा था कि अगर जंगल बॉय को इस इंडस्ट्री का एक काफी बड़ा सुपरस्टार बनना है तो उन्हें सिर्फ अकेला चलना पड़ेगा और जंगल बॉय को इस बिजनेस के अंदर रहने के लिए हर एक चीज करनी जरूरी है, फिर वो चाहे जंगल बॉय के प्रिंसिपल्स के खिलाफ ही क्यों ना हो। पर जंगल बॉय ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि जंगल बॉय MJF जैसे सेल्फिश नहीं है, जो बातें यहाँ पर जंगल बॉय ने कही, जिसका जवाब देते हुए MJF ने कहा कि MJF को लग रहा था कि MJF और जंगल बॉय काफी अच्छे बडीज बन सकते हैं, पर जंगल बॉय ने MJF को गलत प्रूव कर दिया है। जंगल बॉय चैंपियनशिप मटेरियल नहीं है और वो चैंपियनशिप डिजर्व नहीं करते, जो बातें यहाँ पर MJF कर ही रहे थे कि जंगल बॉय ने यहाँ पर गुस्से में MJF के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और जंगल बॉय MJF के ऊपर अपना फिनिशर भी लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन MJF किस तरीके से यहाँ से भाग गए। तो अब देखना पड़ेगा कि अब आगे जंगल बॉय और MJF के बीच में क्या होता है, क्योंकि अब देखने में लग रहा है कि इन चारों पिलर्स की राइवलरी काफी तगड़ी राइवलरी हो सकती है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में डॉन कैलिस और केनी ओमेगा का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर हमें पता चला कि ओमेगा को ये पता चल चुका है कि लास्ट वीक हैंगमैन पेज ने डॉन कैलिस के ऊपर अटैक नहीं किया था और इसीलिए यहाँ पर ओमेगा चाहते थे कि डॉन कैलिस जाकर हैंगमैन पेज से माफी मांगे। और यहीं पर डॉन कैलिस बात करते हुए कह रहे थे कि अगर केनी ओमेगा ऐसा चाहते हैं कि डॉन कैलिस जाकर हैंगमैन पेज से माफी मांगे तो डॉन कैलिस ऐसा करने वाले हैं, सिर्फ केनी ओमेगा अपने मैच के ऊपर फोकस करे। जो बातें कहकर डॉन कैलिस यहाँ चले गए तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि डॉन कैलिस और हैंगमैन पेज के बीच में क्या होता है। और यहाँ पर ये देखकर भी अच्छा लगा कि केनी ओमेगा ने शो दोबारा से देखा है और ओमेगा को पता चल चुका है कि हैंगमैन पेज ने डॉन कैलिस के ऊपर अटैक नहीं किया था, जो एक काफी रियलिस्टिक चीज है, क्योंकि हम कई जगह पर देखते हैं कि रेसलर्स को आखिर तक ही पता ही नहीं चलता कि उनके एसोसिएट्स पर किसी ने अटैक किया ही नहीं था। पर मुझे AEW का बुकिंग आइडिया काफी पसंद आया है कि ओमेगा ने डायनामाइट शो देखा है और उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर 2.0 और द अक्लेम काफी सारे अलग अलग जगह के ऊपर जाकर द अक्लेम के साथ पार्टी करते हुए दिखाई दी और यहीं पर पार्टी करते हुए बिली गन ने भी 2.0 से पूछा कि अगर ये 2.0 का कोई जाल है तो फिर द अक्लेम 2.0 को नहीं छोड़ने वाली, लेकिन यहाँ पर 2.0 ने कहा कि ये कोई जाल नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ पार्टी कर रहे हैं। जो सुनने के बाद यहाँ पर द अक्लेम और 2.0 पार्टी कर रहे थे, तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2.0 तो द अक्लेम को हेट करती है, लेकिन द अक्लेम के ऊपर अटैक करने से पहले शायद यहाँ पर 2.0 द अक्लेम के काफी अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं। तो देखना पड़ेगा कि स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर
डाल्टन कैसल और द बॉयज एक 6-मैन टैग टीम मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर उनका मैच ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के खिलाफ था। पर इनके इंटरनेशनल चलने के दौरान ही ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने डाल्टन कैसल और द बॉयज के ऊपर अटैक कर दिया और जैसे ही क्लूडियो बॉयज के एक मेंबर को रिंग के अंदर ले गए वैसे ही मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और ये मैच स्टार्ट होते ही यहाँ पर क्लूडियो ने द बॉयज के ऊपर अटैक कर उन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर क्लूडियो और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने ये मैच काफी जल्दी जीत लिया है। और ये मैच मानो एक तरीके से स्क्वाश मैच ही था जो तो 1 मिनट से भी काफी थोड़ी देर के लिए चला। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस नए एटीट्यूड के साथ अब ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब आगे और क्या करता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा और जेफ कॉब के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हम देख पा रहे थे कि बैकस्टेज में एलेक्स मार्वेज हैंगमैन पेज का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर मार्वेज ने हैंगमैन पेज से पूछा कि यंग बक्स की हालत कैसी है। और यहाँ पर पेज कह रहे थे कि शायद यंग बक्स इंजर्ड हो चुके हैं पर उनकी रिकवरी काफी जल्दी हो सकती है और हमें काफी जल्दी यंग बक्स भी अपनी वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हैंगमैन पेज 100% श्योर है कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने ही उन पर अटैक किया है। जो बातें यहाँ पर हैंगमैन पेज कर ही रहे थे कितने में यहाँ पर डॉन कैलिस आ गए और यहाँ पर आकर डॉन कैलिस हैंगमैन पेज से माफी मांगना चाहते थे, जिन्हें देखकर हैंगमैन पेज पहले तो गुस्सा थे पर हैंगमैन पेज भी डॉन कैलिस की माफी एक्सेप्ट करने ही वाले थे। कितने में यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने आकर हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और पेज के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पर डॉन कैलिस ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की तरफ हाथ बढ़ाया, जो देखकर लग रहा था कि शायद डॉन कैलिस और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब साथ है। पर मॉक्सली ने क्लियर करते हुए डॉन कैलिस पर भी अटैक कर दिया और डॉन कैलिस और हैंगमैन पेज इन दोनों पर अटैक कर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ से चला गया। तो देखने के लिए मजा आने वाला है कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि सब पर रफ शॉट चला रहे हैं। पर इसके बाद हम दूसरी तरफ देख पा रहे थे कि केनी ओमेगा अपने मैच के लिए तैयार हो रहे थे और इतने में यहाँ पर टोनी शिवानी आ गए और टोनी शिवानी ने केनी ओमेगा को बताया कि अभी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने डॉन कैलिस के ऊपर और हैंगमैन पेज पर अटैक किया है। इसका मतलब कि केनी ओमेगा को अपना यह मैच अकेले ही रेसल करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद ओमेगा यहाँ पर थोड़ी फार नर्वस थे पर ओमेगा यहाँ पर अपने मैच के ऊपर फोकस कर रहे थे। और इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप चैलेंजर जेफ कॉब के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और इस मैच के अंदर पूरी की पूरी न्यू जापान प्रो रेसलिंग की वाइब्स आ रही थी, क्योंकि ये मैच NJPW के रूल्स के अंडर हो रहा था और ओमेगा भी ये मैच रेसल करने के लिए अपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग की थीम सॉन्ग के अंदर आए थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक पेपर लेवल का मैच था, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर केनी ओमेगा और जेफ कॉब इन दोनों की तरफ से काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच का एक्शन A1 लेवल का एक्शन था, जहाँ पर इस मैच के अंदर की मूव्स देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड होली शिट और दिस इज ऑसम की भी चैंट्स कर रहा था, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच होगा। और इस मैच के अंदर एक काफी सरप्राइजिंग चीज चल रही थी कि जेफ कॉब पूरे के पूरे मैच के अंदर केनी ओमेगा को मॉक करते हुए ओमेगा के ऊपर उनकी मूव्स लगा रहे थे, जो देखकर खुद ओमेगा भी सरप्राइज थे। और यहीं पर इस मैच के आखिर में जेफ कॉब केनी ओमेगा के ऊपर वी ट्रिगर लगाकर ओमेगा पर उनका फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाने के लिए गए, पर ओमेगा ने इसे रिवर्स कर जेफ कॉब के ऊपर वी ट्रिगर लगाया और उन पर वन विंग्ड एंजल लगाकर उन्हें पिन कर केनी ओमेगा ने यह मैच जीत लिया है। जो मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो का काफी जबरदस्त मैच था और इस मैच के अंदर भी ओमेगा ने अपनी IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। पर गाइज ओमेगा के मैच जीतते ही यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब आ गया और यहाँ पर आकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने ओमेगा को तीनों तरफ से घेर लिया। पर इतने में हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा सरप्राइज देखने को मिला कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के ब्रायन डेनिसन यहाँ पर वापस आ गए और ब्रायन रिंग के अंदर आकर खड़े हो गए और ब्रायन ने यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को केनी ओमेगा से दूर रहने के लिए कहा और ओमेगा को यहाँ पर उठने के लिए मदद की, जो देखकर लग रहा था कि शायद ब्रायन यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को सुधार सकते हैं। पर गाइज सरप्राइजिंग यहाँ पर ओमेगा के पीछे मुड़ने के बाद ब्रायन ने ही ओमेगा के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड काफी सरप्राइज था, क्योंकि सबको लग रहा था कि ब्रायन ओमेगा को यहाँ पर बचाने वाले हैं। पर ब्रायन ने भी यहाँ पर अपना हील टर्न कर ओमेगा को धोखा देकर ओमेगा के ऊपर अटैक कर दिया है और अब यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब हील हो चुका है, जिन्होंने ओमेगा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया है। तो देखना पड़ेगा कि अब आगे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ क्या होता है, क्योंकि फिलहाल में BCC AEW की सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्शन दिखाई दे रहा है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस सेगमेंट के ऊपर क्या कहना है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द गन्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए द गन्स ने कहा कि द गन्स FTR के खिलाफ एक मैच देने के लिए मान गए हैं और ये सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर कि FTR का करियर ऑन द लाइन होगा। और यहाँ पर गन्स नहीं चाहते कि FTR को तैयारी करने का मौका मिले, इसलिए यहाँ पर द गन्स ने FTR को नेक्स्ट वीक ही इस मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और गन्स चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक ये मैच हो। तो अब देखना पड़ेगा कि जब डायनामाइट शो के ऊपर इतने बड़े स्टिपुलेशन का मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर बुचर के खिलाफ डिफेंड करने के लिए आते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस मैच से पहले ही बुचर और ब्लेड ने मिलकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से मैच शुरू होते ही इस मैच के अंदर बुचर के पास एडवांटेज था और बुचर इस पूरे के पूरे मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे।
पर ऑरेंज कैसिडी भी किस तरीके से इस मैच के अंदर बचे हुए थे और कैसिडी में यहाँ पर फाइट बैक करते हुए इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और जब फाइनली इस मैच के आखिर में कैसिडी बुचर के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तब रेफरी की नजर बचाकर फिर एक बार ब्लेड ने यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी की पीठ पर अटैक कर दिया, जो देखकर यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स आ गए और बेस्ट फ्रेंड्स ने ब्लेड के ऊपर अटैक कर ब्लेड को इस मैच से टेक डाउन कर लिया। और ये देखकर बुचर रिंग के बाहर आ रहे थे और रेफरी की नजर बचाते हुए बेस्ट फ्रेंड्स ने बुचर पर भी अटैक कर दिया और बुचर के रिंग के अंदर आते ही बुचर पर अपना फिनिशर लगाकर ऑरेंज कैसिडी ने उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है, जो फिर एक बार ऑरेंज कैसिडी का एक काफी जबरदस्त मैच और एक सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे कैसिडी के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जेड कारगिल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जेड कारगिल और स्मार्ट मास्टर स्टर्लिंग इन्होंने यहाँ पर टाई वैल्करी को फाइनल वार्निंग दे दी है कि अगर टाई वैल्करी उनके नेक्स्ट मैच के अंदर जेड कारगिल के फिनिशर का इस्तेमाल करती है तो टाई वैल्करी डायरेक्टली जेल के अंदर जाएंगी। तो अब देखना पड़ेगा कि अब इससे बचने के लिए टाई वैल्करी क्या करती है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जूस रॉबिन्सन ने कहा कि रिकी स्टार्स ने रॉबिन्सन के खिलाफ एक मैच मांगा है और रिकी स्टार्स की काफी बड़ी गलती साबित होने वाली है, क्योंकि आज के बाद रिकी स्टार्स रेसल करने की हालत में भी नहीं रहेंगे, जो बात यहाँ पर जूस रॉबिन्सन ने कही है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब जूस रॉबिन्सन और रिकी स्टार्स इनके बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर विलो नाइटिंगेल अपने फॉर्मर फ्रेंड रूबी सोहो को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो इस मैच की शुरुआत से ही रूबी सोहो इस मैच के अंदर माइंड गेम्स खेल रही थी, जो देखकर विलो नाइटिंगेल काफी गुस्सा हो रही थी और इसीलिए इस मैच की शुरुआत से ही विलो ने यहाँ पर रूबी सोहो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और रूबी को इस मैच के अंदर कमबैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, जो देखकर यहाँ पर विलो रूबी के ऊपर अटैक करते करते फाइनली ये मैच जीतने की तरफ जा रही थी। पर एक टाइम के लिए सरप्राइजिंगली यहाँ पर रूबी ने विलो की माफी मांगी, जो देखकर विलो को लग रहा था कि शायद रूबी सोहो बदल चुकी है। पर इस चीज का फायदा उठाकर रूबी सोहो ने विलो नाइटिंगेल के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, पर फिर भी विलो यहाँ पर किक आउट कर पाए और इस बार विलो काफी गुस्सा थी, जो देखकर रूबी सोहो विलो से बचने के लिए जा रही थी। पर सरिया ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर विलो नाइटिंगेल के ऊपर एक चिप अटैक कर उन पर एक रोल अप पिन कर रूबी सोहो ने ये मैच जीत लिया है, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि रूबी ने फिर एक बार ये मैच जीतने के लिए चीटिंग की है। और ये मैच जीतते ही यहाँ पर रूबी सोहो और द आउटकास्ट ने मिलकर विलो नाइटिंगेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और रूबी यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि वो यहाँ पर एक स्टील चेयर लेकर आ गई और वो यहाँ पर विलो का पैर इंजर्ड करने के लिए आ रही थी। पर इतने में यहाँ पर रियो और स्काई ब्लू आ गए, जिन्होंने यहाँ पर द आउटकास्ट को रोकने का चाहा, पर वो नंबर्स गेम के सामने कुछ नहीं कर पा रही थी, जो देखकर यहाँ पर फाइनली विमेंस वर्ल्ड चैंपियन जेमी हेटर आ गए और इन्हें देखकर द आउटकास्ट यहाँ से भाग गया। पर यहाँ पर रियो को भी आगे चलकर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कितने उलझे हुए स्टोरी लाइन्स के अंदर आगे क्या होता है। पर इसके बाद AEW ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए, जो कौन से है जानने के लिए ऊपर आगे कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। और अगर आप वेब एप्लीकेशन के ऊपर जा ही रहे हैं तो ऊपर आगे कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW की हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। इसीलिए AEW के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए ऊपर आगे कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर पावर ऑफ हॉब्स के लिए एक हाई वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए पावर ऑफ हॉब्स ने कहा कि जब तक हॉब्स रिटायर नहीं होते तब तक उनसे चैंपियनशिप कोई नहीं ले सकता। तो अब देखना पड़ेगा कितनी कॉन्फिडेंस के अंदर हॉब्स आगे क्या क्या करते हैं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें एडम कोल 9 महीनों बाद अपना इन रिंग रिटर्न करते हुए डेनियल गार्सिया को एक 1-on-1 मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो शुरुआत में एडम कोल की इंजरी का फायदा उठाकर गार्सिया इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन एक टाइम के लिए अपने आप को संभालते हुए एडम कोल ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और कोल ने भी इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। पर एडम कोल को देखकर लग ही रहा था कि एडम कोल अब तक 100% ठीक नहीं है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए गार्सिया यहाँ पर एडम कोल के ऊपर काफी रफली अटैक कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए रेफरी ने गार्सिया को रोकने का चाहा, पर गार्सिया यहाँ पर नहीं रुक रहे थे। पर यहीं पर एडम कोल ने आउट ऑफ नोवेयर गार्सिया पर अपना सिग्नेचर पैनामा सनराइज लगा दिया और पलक झपकते ही गार्सिया के ऊपर अपना फिनिशर द बूम लगाकर गार्सिया को पिन कर एडम कोल ने ये मैच जीत लिया है, जो एडम कोल के रिटर्न के तौर पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और एडम कोल के ये मैच जीतते ही यहाँ पर ब्रिट बेकर भी आ गए और यहाँ पर एडम कोल और ब्रिट बेकर इन दोनों ने यहाँ पर अपनी जीत सेलिब्रेट की और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड एडम कोल को अप्रिशिएट कर ही रहा था। कितने भी यहाँ पर जेरिको आ गए, जिन्हें देखकर एडम कोल थोड़े फार सरप्राइज थे, पर यहाँ पर आकर जेरिको गार्सिया को यहाँ से बैकस्टेज ले गए और जाते जाते जेरिको भी कई बार रुककर एडम कोल की तरफ देखने का ट्राई कर रहे थे। और क्या पता यहाँ पर जेरिको सोच रहे हो कि क्यों ना वो एडम कोल के ऊपर अटैक कर दे, लेकिन जेरिको ने ऐसा नहीं किया और जेरिको यहाँ से बैकस्टेज चले गए। और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त शो था और हमें इस शो के ऊपर एक काफी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही
ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज़, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?